नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। प्यारे प्रतिभागियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपसे बात करना चाहेंगे। यह विषय है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं के विभिन्न प्रश्न पत्रों में हमने यह देखा है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका के संबंध में कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, लेकिन विद्यार्थी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज बने रहते हैं। उन्हें यह नहीं समझ में आता कि व्यवस्थापिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में कौन कौन शामिल है। और इसी डाउट्स को दूर करने के लिए हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग व्यवस्थापिका को, कार्यपालिका को और न्यायपालिका को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्यवस्थापिका की। व्यवस्थापिका क्या होती है? किसी देश या राज्य के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। अपने उत्तरदायित्वों का वहन करने के लिए सरकार शासन कार्यों को अपने 3 अंगों में बांटकर उन्हें पूरा करने का प्रबंध करती है। मतलब जो सरकार होती है वह अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से सरकार का संचालन करती है। सरकार के 3 अंगों में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका शामिल है। इन तीनों अंगों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है व्यवस्थापिका, जो शासन का सर्वोच्च अंग माना जाता है। व्यवस्थापिका को विधायिका के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, व्यवस्थापिका को विधायिका के नाम से भी जाना जाता है। व्यवस्थापिका में राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा शामिल होती है। ध्यान दीजिएगा, व्यवस्थापिका में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये 3 अंग शामिल किए जाते हैं। यह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और जवाबदेही तय करती है। इस प्रकार व्यवस्थापिका को हम सामान्य शब्दों में समझ सकते हैं कि व्यवस्थापिका सरकार का वह सर्वोच्च अंग है जो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और उसकी जवाबदेही तय करती है। इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को सम्मिलित किया जाता है। व्यवस्थापिका को समझने के पश्चात हम लोग व्यवस्थापिका के कार्य एवं शक्तियों को समझने का प्रयास करते हैं। इसके महत्वपूर्ण कार्यों में एक तो है कानून का निर्माण करना। व्यवस्थापिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य देश के लिए कानून या विधि का निर्माण करना या उनमें संशोधन करना है। इसका दूसरा कार्य है वित्तीय नियंत्रण। व्यवस्थापिका की अनुमति के बिना कार्यपालिका धन खर्च नहीं कर सकती, जिससे वित्तीय संसाधनों पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण रहता है। सरकार पर निगरानी रखना भी व्यवस्थापिका का कार्य एवं दायित्व है। स्थायी समितियों के माध्यम से व्यवस्थापिका सरकार के कार्यों पर निगरानी रखती है या नियंत्रण रखती है। जनता का प्रतिनिधित्व भी व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। व्यवस्थापिका के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, जो उनकी चिंताओं एवं इच्छाओं को नीतियों में सम्मिलित करने का प्रयास करते हैं या सम्मिलित करवाते हैं। व्यवस्थापिका के अन्य कार्यों में व्यवस्थापिका विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करती है। यह शासन एवं प्रशासन से जुड़े विभिन्न मामलों का संज्ञान भी लेती है। व्यवस्थापिका कुछ विशेष मामलों में न्याय संबंधी कार्यों में भी जिम्मेदारी निभाती है। व्यवस्थापिका निर्वाचन से संबंधित कुछ कार्य भी करती है। इस प्रकार व्यवस्थापिका सरकार का सर्वोच्च अंग होकर विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित करती है। व्यवस्थापिका के पश्चात हम लोग सरकार के दूसरे अंग कार्यपालिका की बात करते हैं। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और स्थायी नौकरशाही सम्मिलित होती है। ध्यान दीजिएगा, कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और स्थायी नौकरशाही शामिल होती है। यहाँ पर हमने कार्यपालिका को 2 भागों में बांटकर देखने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास किया है। पहला जो कार्यपालिका का भाग है वो है राजनीतिक कार्यपालिका।
इसमें वे लोग शामिल होते हैं जो नीतिगत निर्णय लेते हैं, जो नीतियां बनाते हैं या नीतिगत निर्णय लेते हैं और सरकार के मुखिया के रूप में कार्य करते हैं। सरकार के मुखिया के रूप में कार्य करने वाले लोग राजनीतिक कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री इत्यादि राजनीतिक दलों से जुड़े हुए होते हैं और इसी कारण से इसे राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। इसी प्रकार से कार्यपालिका के दूसरे भाग में हम लोग स्थायी कार्यपालिका की बात करते हैं, जिसे सिविल सेवा से संबंधित लोगों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें स्थायी नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट्स एवं सिविल सेवक शामिल होते हैं जो नीतियों को लागू करने और सरकार के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यपालिका को समझने के पश्चात हम लोग बात करते हैं कार्यपालिका के कार्य एवं दायित्वों की। कार्यपालिका का प्राथमिक कार्य जो है विधायिका द्वारा बनाए गए, विधायिका या व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करना होता है। कानूनों का प्रवर्तन मतलब व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून या विधि निर्माण की गई है उसे लागू करवाने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। प्रशासन का संचालन, सरकार के दैनिक प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, जिसमें विभागों की स्थापना, कर्मचारियों की नियुक्ति और उन पर नियंत्रण शामिल होता है। नीति निर्माण और कार्यान्वयन, कार्यपालिका राज्य की सामान्य नीतियों को बनाने में और अनुमोदित नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है या जिम्मेदार है। विदेश नीति और उससे संबंधित कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। देश की विदेश नीति तैयार करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर करना और अन्य देशों के साथ संबंधों का प्रबंधन करना भी एक इसका महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। कार्यपालिका को समझने के पश्चात और उसके महत्वपूर्ण कार्यों को समझने के बाद हम लोग न्यायपालिका की बात करते हैं, जो कि सरकार का एक महत्वपूर्ण भाग है। न्यायपालिका सरकार की वह शाखा है जो राज्य के नाम पर कानूनों की व्याख्या करती है, विवादों का निपटारा करती है और न्याय प्रदान करती है। यह न्यायालय की एक प्रणाली है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उसके अधीन विभिन्न न्यायालय होते हैं। न्यायपालिका के कार्यों में एवं दायित्वों में शामिल है कानून की रक्षा और उसकी व्याख्या करना। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि कानून का पालन हो और संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप काम हो। यह उन कानूनों को रद्द भी कर सकती है जिन्हें वह असंवैधानिक मानती है। विवादों का समाधान, यह नागरिकों के बीच, नागरिक और सरकार के बीच या राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा भी या उसका समाधान भी करती है। नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। अगर किसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। कानून का शासन बनाए रखना, यह लोकतंत्र में कानून के शासन को बनाए रखने के लिए एक प्रहरी के रूप में कार्य करती है।